नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो है वो मूल्यांकन टॉपिक का रहने वाला है और मूल्यांकन का ये पार्ट फर्स्ट होगा और पार्ट सेकंड है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। ये है एक ऐसा टॉपिक है जो रीट भर्ती के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं साइंस मैथ के अंदर, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, उन सब के अंदर ये कॉमन टॉपिक्स होता है। और इस टॉपिक से कम है वो 2-3 या इससे अधिक भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अंदर आए हैं और आएंगे। तो इस टॉपिक को आप जो ये टॉपिक मैं करवा रहा हूँ इसको आपको ध्यान से है बिल्कुल वीडियो को देखना है। आपको गारंटी है इसमें से 2 या 3 प्रश्न है वो एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो हर प्रश्न के नीचे है वो इसमें व्याख्या की गई है कि ये प्रश्न है, इसके उत्तर इतने ही क्यों हैं, या जो प्रश्न है इसका उत्तर यही क्यों है, इसकी व्याख्या है वो इसके नीचे कर दी गई है। शुरू करते हैं वीडियो को। डगलस ई स्केट्स ने मूल्यांकन के विकास को कितने दशकों में बांटा है? एक वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। डगलस ई स्केट्स ने मूल्यांकन के विकास को कितने दशकों में बांटा है? तो ये थोड़ा सा याद रखना, स्केट्स ने मूल्यांकन के विकास को कितने भागों में बांटा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी कि इसने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों के अंदर बांटा है विकास को। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनकी थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्रथम भाग है वो कौन सा है? प्रथम या उद्भव काल, दूसरा है द्वितीय काल, तीसरा है तृतीय काल, इस प्रकार चतुर्थ और पंचम। तो ये सन वगैरह आपको ज्ञान बिल्कुल नहीं रखना है, कम ही रखना है, इनमें से कम आने की संभावना। अब जो प्रथम या उद्भव काल है उसके अंदर राउस और बुद्धि को मापने का प्रयास किया गया। 2 नंबर जो है उसके अंदर थार्डाइक व शिष्यों द्वारा, इसके शिष्यों द्वारा प्रमाणीकृत परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षणों का प्रकाश इसमें देखने को मिलता है। और तृतीय काल के अंदर बुद्धि तथा उपलब्धि परीक्षण का विकास तथा सांख्यिकी प्रवृत्तियों पर बल दिया गया। और जो चतुर्थ काल है उसके अंदर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, रुचि अभिवृत्ति जैसे व्यक्तित्व है आदि का निर्माण, इनके ऊपर जोर दिया गया। और मूल्यांकन की विधियों, जो पंचम काल है, मूल्यांकन की विधियां को वैज्ञ वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया। तो हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि इस केस के अनुसार मूल्यांकन का विकास है वो कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 5 भागों के अंदर बांटा गया है। ये मैंने इसकी व्याख्या की है। अगला प्रश्न, अब जो हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रथम दशक में बुद्धि मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो मूल्यांकन का जो प्रथम दशक था यानी कि प्रथम पाठ था उसके अंदर बुद्धि मापने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा राइस व बिन्ने। क्वेश्चन राइट आंसर होगा 3 नंबर, राइस और बिन्ने ने सबसे पहले बुद्धि मापने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये यहाँ पर एक तो राउस या राइस एक ही चीज़ है और यहाँ बिन्ने भी आपको मैं बता रहा हूँ। बिन्ने, इन दोनों ने प्रथम बार है जो बुद्धि मापने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के तृतीय काल में किन पर बल दिया गया? तो पहला ऑप्शन बुद्धि मापने पर, दूसरा है सांख्यिकीय प्रविधियों पर, वैज्ञानिक विधियों पर और उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के तृतीय काल में किन पर बल दिया गया? सांख्या की जो प्रविधियां थी उनके ऊपर बल दिया गया। देखिए आप, जो तृतीय काल था उसके अंदर यहाँ देखिए आप सांख्या की प्रविधियों पर बल दिया गया, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है? ये किसने कहा है?
मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है दांडेकर जी ने। आपको ध्यान रखना है, किसने कहा है? दांडेकर जी ने। सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह परिभाषा आपको पूछी जाए तो उत्तर आपको क्या देना है? दांडेकर। अब दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण और है जिनको भी आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सी है देखिए। पहली जो परिभाषा है वो है कोटारी कमीशन की। तो एनसीईआरटी इस प्रकार की परिभाषाएं वो एग्जाम में देखने को मिलती है। भाई किसके अनुसार ये परिभाषा है? तो कोटारी कमीशन और एनसीईआरटी, इन दोनों को अच्छे से आपको याद करना है। कोटारी कमीशन मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नहीं है शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंधी होता है। इस परिभाषा को आप इस अभिन्न से याद रखना है आपको। अभिन्न जहां भी आपको नाम दिखे आपको कोठारी कमीशन करना है। फिर दूसरी परिभाषा है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है यानी कि एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए हैं। तो ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई? एनसीईआरटी, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी और इसने 6 उद्देश्य बताए थे, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ आपको कोठारी कमीशन के बारे में भी याद रखना है। ये कब बना था? 1962 और 64। सॉरी, जो कोठारी आयोग है इसकी जो है वो 64 66 है, 62 64 नहीं है, 64 66 है कोठारी आयोग। और एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी वो 1961 के अंदर। इसने ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, या ये किसने बताए थे? एनसीईआरटी ने बताए थे। मूल्यांकन अर्थात मापन, अर्थात मूल्य ऑप्शन दे रखा है। या तो मूल्यांकन के बारे में पूछा गया, मापन का बता रहा है। सेकंड ऑप्शन है मापन प्लस मूल्य निर्धारण। हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मूल्यांकन के अंदर मापन भी आता है और मूल्यांकन है उसके द्वारा मूल्य का निर्धारण भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला जो प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रकृति के अनुसार सर्वप्रथम मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। तो मूल्यांकन की प्रकृति के आधार पर है वो आपके दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक तो परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक। परिमाणात्मक के अंतर्गत आपके जो ये मौखिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षाएं आ जाती है। और गुणात्मक परीक्षण के अंतर्गत आपके वो जांच सूची है, घटनावृत्त है, इतनी व्यक्ति इतिहास, इस प्रकार के आ जाते हैं। फिर 7 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? तो परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 3 प्रकार की होती है। तो इसमें तीसरे ऑप्शन के अंदर सी के अंदर 3 दे रखा, ये भी राइट है। ऑप्शन भी 3 नंबर है और उत्तर भी हमारा 3 है। तो ये किस प्रकार होता है देखिए इसको। मूल्यांकन के जो प्रकार है उसको प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका परिमाणात्मक है और एक गुणात्मक है। परिमाणात्मक में मौखिक, लिखित और प्रायोगिक आ जाते हैं। और गुणात्मक के अंदर 8 चीजें आती है। एक जांच सूची आती है, एक स्तर माप आता है, एक अवलोकन आता है, एक घटनाव्रत आता है,
एक व्यक्ति अध्ययन आता है, एक साक्षात्कार आता है, एक समाज मिति आता है, एक संचयी आलेख आता है। तो ये संचयी आलेख देखिए यहाँ पर, और साक्षात्कार है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, नियंत्रित और अनियंत्रित। लिखित परीक्षाओं में प्रश्नों के कितने प्रकार पूछे जा सकते हैं? तो लिखित परीक्षाओं के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है 3, बी है इसके अंदर 4, सी है इसके अंदर 5 और डी है इसके अंदर 7। तो यहाँ राइट आंसर दे रखा है डी, जो कि ये गलत छपा हुआ है। आप इसको क्या मानिए? बी मानिए, और बी के अंदर कितने हैं? 4 है। ये याद रखना आपको। कौन कौन से हैं लिखित परीक्षा में कितने जैसे हमारा जो पेपर होता है उसके अंदर नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं तो इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, लघुरात्मक प्रश्न होते हैं और निम्नात्मक प्रश्न होते हैं। तो लिखित परीक्षाओं में प्रश्नों के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फिर अगला प्रश्न है, प्रायोगिक परीक्षाओं से विद्यार्थियों के मुख्यतः किस पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है? अब इसमें देखते हैं, आपको सीधा सीधा क्रियात्मक है वो लगा देना है। प्रायोगिक परीक्षा में जो क्रियात्मक पक्ष होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल जो वर्क होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको प्रायोगिक की जगह अगर व्यवहारिक कार्य दे दिया जाए ऑप्शन में तो वो भी एकदम राइट होगा। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं से शिक्षार्थी के मुख्यतः किस पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है? तो उत्तर आपको देना है हमेशा क्रियात्मक। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है, गुणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो गुणात्मक मूल्यांकन है वो 8 प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 8 इसके अंदर होंगे, जांच सूची, स्तर माप, अवलोकन, घटनावृत्त, व्यक्ति अध्ययन, साक्षात्कार, समाज मिति, संचयी आवर्त। ये कितने हो गए? ये 8। इनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी के व्यवहार के अन्य पक्षों जैसे प्रयोगात्मक अभिवर्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में मूल्यांकन का एक सरल व प्रभावी साधन है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में ध्यान देना, अगर ये नाम दिखे आपको अभिवर्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि, ये 3 नाम तो हमेशा मिलते हैं, अभिवर्तियों, रुचियों और मूल्यों। मैंने 2 नाम और ऐड कर दिए हैं, प्रयोगात्मक अभिवर्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में मूल्यांकन का एक सरल व प्रभावी साधन कौन सा होता है? तो ये जांच सूची होती है, गुणात्मक विधि है मूल्यांकन करने की। तो जांच सूची क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये अभिवर्तियों, अवधारणाओं, प्रयोगात्मक ज्ञान, मूल्यों तथा रुचियों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका निर्माण शिक्षक करता है। इसमें हाँ या जो नहीं है में उत्तर दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जो जांच सूची होती है इसमें आपको पूछ सकते हैं किस प्रकार उत्तर दिए जाते हैं, हाँ या नहीं में। और ये शिक्षक द्वारा बनाया जाता है, और शिक्षक द्वारा जो चीज बनाई जाती है वो अप्रेमापीकृत होती है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तम शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण एवं विद्यालय प्रशासन में सुधार हेतु किस विधि का प्रयोग होता है? उत्तम शिक्षण मतलब अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छी जो बातें हैं वो बच्चों को बताने के लिए, एक उत्तम शिक्षण कराने के लिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए, और विद्यालय जो प्रशासन है उसके अंदर थोड़ा सा सुधार किया जाए, इसके लिए कौन सी गुणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए वो स्तर माप का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है स्तर जांच, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। व्याख्या की है मैंने, जांच सूची के समान ही विद्यालय प्रशासन में सुधार, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं उत्तम शिक्षण हेतु स्तर माप का प्रयोग किया जाता है। ये जांच सूची का ही विशिष्ट रूप होता है, और जांच सूची के समान ही विद्यालय प्रशासन में सुधार करने के लिए, पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए एवं उत्तम शिक्षण हेतु स्थिर माप का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये अंक आपको जरूर याद रखना है, 3, 5, 7 आदि स्तरों पर इसमें अंकन किया जाता है। जैसे कोई मैंने आपको क्वेश्चन पूछा
जैसे इसमें क्या करते हैं, जो अध्यापक होता है वो बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछता है, आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्या आप रोज 10 घंटे पढ़ते हो, जैसे ये प्रश्न है। तो इसमें अब वो इसके अंदर 5 स्तरों पर अंकन किया जाएगा। जैसे इसमें श्रद्धा है, नियमित है, अवसर अनुसार है, शायद ही कभी कभी नहीं, इनके अंदर हाँ या नहीं में उत्तर दिए जाते हैं। तो ये जांच सूची के समान ही होता है। अगली जो चीज है वो क्या निकल कर आ रही है, शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटनाओं का विकास कहलाता है। सार्थक घटनाओं का विकास कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, घटनावृत्त। इसमें घटनावृत्त क्या होता है, ये थोड़ा सा शिक्षक द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार घटनावृत्त कहलाता है। यानी कि जो शिक्षक होता है, इसमें क्या दे रखा है, कोई शिक्षक है, ये शिक्षक है, बालक है कोई, उस बालक की विभिन्न परिस्थितियों में घटित घटनाओं, जो ये व्यवहार कर रहा है विभिन्न घटनाओं के अंदर बालक, उन घटनाओं का अध्यापक है वो प्रेक्षण कर रहा है, देख रहा है और संकलन कर रहा है, और यही क्या कहलाता है, घटनावृत्त कहलाता है। आगे का जो प्रश्न है, शिक्षार्थियों की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, चारित्रिक गुणों आदि को जांचने हेतु सामान्य क्रियाकलाप में बाधा डाले बिना प्रयोग किया जाने वाला साधन है। अब इस प्रश्न के अंदर क्या है कि अधिकतर बच्चे हैं वो अभिरुचियों और अभिवृत्तियों को देखकर सीधा उत्तर लगा देंगे जांच सूची, परंतु यहाँ पर जांच सूची में तो हाँ या नहीं में उत्तर दिए जाते हैं, और उसमें तो पता रहता है बालक को कि भी हमारा कुछ परीक्षण हो रहा है। इसमें बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। सामान्य क्रियाकलाप में बाधा डाले बिना प्रयोग किया जाने वाला साधन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अवलोकन। तो अवलोकन के अंदर विद्यार्थी को ये पता नहीं रहता है कि उसका अवलोकन किया जा रहा है। तो ये अवलोकन होता ही क्या है, इसके बारे में मैंने कुछ बातें हैं वो लिखी है। अवलोकन द्वारा शिक्षार्थी का वास्तविक मूल्यांकन संभव होता है। वास्तविक, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता बालक को कि मेरा मूल्यांकन हो रहा है। इसका कारण ये है कि अन्य प्रकारों में विद्यार्थी को जानकारी होती है कि उसके व्यवहार को जांचा जा रहा है। आया समझ में? परंतु अवलोकन में विद्यार्थी के वास्तविक व्यवहार के संबंध में इस प्रकार निर्णय लिया जाता है कि शिक्षार्थी को पता नहीं चलता। विद्यार्थी को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं रहता कि मेरा कुछ परीक्षण है वो किया जा रहा है। अतः प्रभावी अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता उद्देश्य अनुरूप तथ्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन करना चाहिए। अवलोकित बिंदुओं को अवलोकन वृत्त में तत्काल अंकित कर लेना चाहिए। जो ये अवलोकन वृत्त होता है इसके अंदर लिख लेता है अध्यापक क्या क्या अवलोकन कर रहा है। अवलोकन के दौरान विद्यार्थियों को ये ज्ञान नहीं होना चाहिए कि उनका अवलोकन किया जा रहा है, तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व मनोवैज्ञानिक क्षमता व दृष्टिकोण रखने वाले अन्य शिक्षकों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अध्यापक खुद ही पूरा निर्णय दे दे। कुछ जो मनोवैज्ञानिक क्षमता और दृष्टिकोण रखने वाले अध्यापक हैं या शिक्षक हैं, उनसे भी विचार विमर्श उस बात पर कर लेना चाहिए निर्णय देने से पहले। इससे विद्यार्थियों के स्वभाव का पता लगाया जा सकता है अवलोकन से। आज का अंतिम प्रश्न है ये, का विस्तृत अध्ययन जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को समायोजित होने में सहायता करना है क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया भयंकर भयंकर प्रश्न है ये। एक व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को समायोजित होने में, मतलब उसका विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है व्यक्ति का, और उसका उद्देश्य क्या है विस्तृत अध्ययन करने का, कि जो व्यक्ति खुद समायोजित है वो समायोजित हो जाए, इसलिए वो किया जा रहा है अध्ययन। तो ऐसा किसके अंदर होता है, ऐसा होता है व्यक्ति अध्ययन के अंदर। किसके अंदर होता है, व्यक्ति अध्ययन के अंदर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और जितने भी आवश्यकता है इस प्रकार के टॉपिक की बच्चों को, उनको आप ये वीडियो ज़रूर भेजें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।